अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। आज मार्च 2026 की 8 तारीख है, इतवार का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 2:15 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में गुज़िश्ता 24 घंटों की 3 टॉप लीड्स, वर्किंग डेवलपमेंट्स, बिग स्टोरीज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन 25 करोड़ अवाम के महबूब रहनुमा कप्तान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान साहब के नजरिए, उनके मंशूर, उनके मैंडेट, मिशन रिहाई, मिशन मुलाकात, उनकी हेल्थ कंडीशन का मामला है। जबकि मैंडेट चोरी करके इक्तदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार, इसके वज़रा, ओहदेदार और इनके साथ, इनके नजरिए के साथ जुड़े हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत के वो गुमाश्ते, इन सब ने मिलकर जो इमरान खान साहब की बीमारी को नॉर्मलाइज किया है, उनकी जेल के अंदर मौजूदगी को नॉर्मलाइज किया है। इनकी हकीकत अब सबके ऊपर आश्कार हो गई है और बहुत बड़ा ऑर्डर आ गया है। ये मैं आपको बता देता हूं। एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से थोड़ी देर बाद, जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे, एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होने लगी है। उसके अंदर जो लाहेमल की बात होगी वो तो होगी, लेकिन अब क्रिटिसिज्म भी शुरू हो गया है। वो ऑर्डर इस सूरत में है कि आपने अगर नहीं साथ देना, ना दें, भाड़ में जाए, लेकिन खान साहब की जो बीमारी है उसको नॉर्मलाइज ना होने दें, उनकी हेल्थ कंडीशन को नॉर्मलाइज ना होने दें और उनकी कैद को नॉर्मलाइज ना होने दें। इन हालात के अंदर कौन कहां किस हद तक आगे जा सकता है, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, वो भी मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा खित्ते के ऊपर जंग के जो साए है वो बहुत खौफ की हद तक मंडलाने लगे और इन जंग के सायों में पाकिस्तान सऊदिया को डिफेंड करने के लिए क्या अपने ही पड़ोसी मुल्क के खिलाफ खड़ा होगा। ये वो डिबेट है जो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। फिर अली लारेजानी बाकायदा तौर पे पर क्लेम कर रहे हैं कि अमरीकी फौजी उनकी कैद में है। उधर से अमेरिका और उनके जो वहां के मुफ्तियान हैं अमेरिका में, वो उनको ट्रंप को सर चढ़ा रहे हैं कि आपने तुन के रखना है इनको। तो बहुत इस वक्त गंभीर सूरत हाल है। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। इसके अलावा सुहेल आफरीदी साहब ने हाल ही में इमरान खान स्टेडियम के अंदर एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट का बाकायदा तौर के ऊपर इफ्तिताह किया, आतिशबाजी की गई, उसको शदीद क्रिटिसिज्म का सामना है। उसकी डिटेल्स, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात भी, इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे आपको और हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। ये जो जस्टिफिकेशन दी जा रही है ना 55 रुपए बढ़ाने की, इसके ऊपर वो जो बेगरत तबका था उसके अंदर भी थोड़ी गरज जागी है, लेकिन नहीं जागी तो उस हुक्मरान तबके के अंदर नहीं जागी जो खुद अयाशी कर रहे हैं, पब्लिक डोमेन में घुसकर उनके जो रोजमर्रा आमदन है उसके ऊपर कट लगाकर अपने लिए अयाशी का सामान पैदा कर रहे हैं। वो अभी तक जस्टिफिकेशन देते फिर रहे हैं। वो भी इंपॉर्टेंट एक मैटर टू डिस्कस है, वो आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले ईरान की हम बात कर लेते हैं। तेहरान में ऑयल रिफाइनरी पर हमले के बाद ईरान ने सख्त रद्द अमल देते हुए इराक के सुलेमानिया में ड्रोन हमले किए हैं। इन हमलों में एक होटल को निशाना बनाया गया। रात में मरीना टावर की बिल्डिंग के अंदर भी लगी हुई आग देख रहा था, कुवैत के अंदर भी देख रहा था, मुतादिद जगहों के ऊपर। जब से ट्रंप ने यह क्लेम किया है कि हम ये जंग जीत गए हैं और ईरान सरेंडर कर गया, उसके बाद से रिएक्शन आया, रिटेलिएशन आया। इन हमलों में एक होटल को निशाना बनाया गया, जबकि सुलेमानिया में अक़वाम मुत्तहिदा की इमारत पर भी ड्रोन हमला किया गया और बाद में दूसरे ड्रोन हमले के जरिए दोबारा इस इमारत को निशाना बनाया गया, जिससे इमारत तबाह हो गई। इसके साथ ईरान ने अमेरिका के फौजी अड्डों को भी निशाना बनाया। अली लारेजानी का दावा है कि उन कार्रवाइयों के दौरान चंद अमेरिकी फौजियों को बंदी बनाया गया, यानी कैदी भी बनाया गया। अब अली लारेजानी ने बहुत बड़ा दावा कर दिया। उधर से अमेरिका अपने फौजियों के ताबूत उठा रहा है। अमेरिका बार बार धमका भी रहा है कि हम नहीं छोड़ेंगे। इजराइल के साथ मिलकर ईरान को नेस्तो नाबूद करने की बात कर रहा है, जबकि मशरिक वुस्ता की इस लगी जंग के अंदर हमारा क्या किरदार है, क्या हम इसमें पार्टी बनते हैं या न्यूट्रल रहते हैं। ये आने वाले चंद दिन, अगले 72 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट है। 72 घंटे ओवरऑल जियो पॉलिटिकल सिचुएशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। 72 घंटे खान साहब की अडियाला से अस्पताल मुंतकली के हवाले से भी बड़े इंपॉर्टेंट है। ये फेस सेविंग का टाइम है, बड़ा जबरदस्त टाइम है। गो के एक तरफ जो अशराफिया है, जो इक्तदार में बैठी है, वो कहती है अगर हम 200 रुपए भी बढ़ा देते तो आपने क्या उखाड़ लेना था, अभी तो 55 बढ़ाए। ये वो माइंडसेट है। इसमें ये भी कह सकते हैं कि नहीं करते रहे, जो उखाड़ना है उखाड़ लें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो दरवेश, वो मर्द हुर जिसने कोरोना जैसे सख्त टाइम के अंदर, ये मेरे जुमले याद रखिएगा, एक आलमी वबा थी कोविड-19 पैंडेमिक, और उसके अंदर पूरी दुनिया में लॉकडाउन हुआ। उस बंदे ने स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला किया। उस बंदे ने हर्ड इम्यूनिटी का फैसला किया कि जाने दें इसके ऊपर, यानी लोगों को तंग ना करें।
पेट्रोल को उन्होंने रोक के रखा, हालांकि उस वक्त $115 पर बैरल पेट्रोल की कीमत थी, लेकिन यहां पर हम 145 से ऊपर नहीं गए। उस बंदे के अंदर इतना दर्द था आम आदमी का कि उसने वो पैसे इतने नहीं बनने दिए। और तारीख में सबसे बड़ा रेस जो है वो इस हालिया जंग लगी है ईरान, इजराइल, अमेरिका और फिर मिडिल ईस्ट की, और बेगैरती हमारे अंदर चल रही है कि हमने उसकी जो प्राइस है एक साथ ₹55 बढ़ा दिया, मट्टी का तेल एक साथ ₹130 बढ़ा दिया। सारे आपने गम पूरे करने हैं, लेकिन ये याद रखिएगा अवाम को उतना तंग करें जितना वो बर्दाश्त कर सके। अब आगे चलते हैं जी। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ईंधन के टैंकों पर ड्रोन हमला हुआ है। ईरान के सीनियर रहनुमा डॉक्टर अली लारेजानी ने दावा किया है कि मुतअद्दिद अमरीकी फौजियों को कैदी बना लिया गया। उनका कहना है कि यह अमेरिका मौक़िफ़ इख्तियार कर रहा है कि फौजी अड्डे में मारे गए, ताम हकीकत ज्यादा देर तक छुपाई नहीं जा सकती। ये बहुत बड़ा दावा है, बहुत बड़ा दावा है। अच्छा, जिस तरह मैं आपको बता रहा था, एक तरफ पेट्रोल प्राइसेस बढ़ना, फिर हुज़ैफा रहमान और फिर वज़राए मुमलिकत है उनका ये क्लेम के 500 तक भी जा सकता है। दूसरी तरफ एक अपनी बेगैरती लगी पड़ी है इंतहाई माजरत के साथ, उसके ऊपर बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा है। एक तो ये रजब भट्ट साहब उठ के बैठ जाते हैं अपनी एहलिया के साथ। भाई, आपको कोई जियोपॉलिटिकल सिचुएशन का पता ही नहीं है, आपको महंगाई का पता नहीं है, क्योंकि आपको डॉलर में पैसे आ रहे हैं, आप मतलब कोई शर्म हया नहीं। और उनके पॉडकास्ट करने वाले, और भाई कोई करंट सिचुएशन को देख लो, चल क्या रहा है दुनिया के अंदर। एक तो ये, दूसरा ये जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट केपीके के अंदर इमरान खान स्टेडियम के अंदर हुआ, अगर ये पहले से प्लान्ड भी था तो इसको पोस्टपोन कर देना चाहिए था। मेरी राय है, कोई इससे डिसएग्री कर सकता है। हालांकि मैं बहुत वोकल हूं सुहेल आफरीदी साहब के इमरान खान साहब के नजरिए और मंशूर पर चलने के मामले के ऊपर बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, बाकियों से मुख्तलिफ है, नौजवान है, यंग ब्लड है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन क्या जरूरत थी आतिशबाजी की? मतलब जरूरत क्या थी तोपों का रुख अपनी जानिब मोड़ने की? क्या जरूरत थी? मतलब आपका चेयरमैन यानी खान साहब रिहा हो चुके हैं, साबिक वज़ीर आज़म, या आपको कोई बहुत बड़ी सक्सेस मिली है बजट लेने में, ठीक है, या कोई ईरान अमेरिका इजराइल जंग खत्म हो चुकी है, या अफगानिस्तान से पाकिस्तान की जो जंग चल रही है उसमें कमी वाक़ई हुई है, या कोई और आपकी सक्सेस है। मतलब मैं हैरान हूं। अगर ये इवेंट प्लान्ड भी था तो 2-4 हफ्ते या महीना 2 महीना डिले किया जा सकता था सिचुएशन के नॉर्मलाइज होने तक। और अगर करना भी था तो आतिशबाजी वगैरह की जरूरत नहीं थी। ये 2-3 ऐसे इवेंट्स हुए जिन्हें बहुत ज्यादा लोगों को जो है ना इस वक्त शदीद। अच्छा, आप कमेंट कीजिएगा, जरूरत थी इसकी? इस तरह की किसी डोमेस्टिक टूर्नामेंट, क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए आतिशबाजी करा के तोपों का रुख अपनी तरफ कराने की जरूरत थी? मैक्सिमम कमेंट्स कीजिएगा। अच्छा जी, पासदाराने इनकलाब का बड़ा दावा सामने आया है। उसने पेशगी वार्निंग दी है। पासदाराने इनकलाब के दावे के मुताबिक ईरान की फौज जंग की इसी रफ्तार से के साथ कम से कम 6 माह की शदीद जंग जारी रखने की सलाहियत रखती है। पासदाराने इनकलाब दावा करते हैं अब तक 200 से ज्यादा अमरीकी और इजरायली अड्डों और तनसीबात को निशाना बनाया जा चुका है, जिनमें से तकरीबन 60% मिसाइल अमरीकी अड्डों के खिलाफ और 40% मिसाइल इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल हुए। पासदाराने इनकलाब ने पेशगी वार्निंग दी है कि अब तक जंग में इस्तेमाल होने वाले मिसाइल पहली और दूसरी जनरेशन से थे, लेकिन जंग के अगले मराहिल में ज्यादा जदीद और कम इस्तेमाल किए जाने वाले तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाएगा। उधर नॉर्वे के अंदर अमरीकी सफारत खाने के करीब जोरदार धमाका हुआ, जबकि ईरान ने हमले जारी रखे तो जवाब दिया जाएगा। यह सऊदी अरब की पहली बार ईरान को जवाबी हमले की धमकी सामने आई है। अब इस सारी सिचुएशन के अंदर, जबकि हम एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी के सिग्नेटरी हैं सऊदीया के साथ और बाकी ममालिक के साथ, कि अगर किसी एक मुल्क पर हमला होगा तो दूसरे मुल्क पर हमला तस्वर किया जाएगा। क्या हम खुद को इस जंग में ड्रैग तो नहीं कर रहे? यानी कहीं ऐसा तो नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह पुश किया हो सऊदीया को कि अपने दिफा के लिए लोगों को इस्तेमाल करो? मतलब ये देखने वाली बात है। इस वक्त सिचुएशन बड़ी ट्रिकी है। अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। इस जंग में अगर हम कूद पड़े, याद रखिए हमारी अवाम जो है वो ईरान के साथ खड़ी है, और अगर हम ईरान के खिलाफ चले जाते हैं तो कितना बड़ा सेटबैक होगा, ये समझ से बाहर है। बहरहाल, बहरैन सेज दैट इरानियन ड्रोन अटैक डैमेज वन ऑफ इट्स वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स, और कुवैत सेज इट्स पब्लिक इंस्टीट्यूशन फॉर सोशल सिक्योरिटी हैज बीन हिट। अच्छा, ईरान की अफवाज मौजूदा रफ्तार से अमेरिका और इजराइल के खिलाफ 6 माह तक शदीद जंग लड़ सकती हैं। ये तर्जमान IRGC अली मोहम्मद नाइनी ने दावा किया है। अच्छा, मैं मारियो नवाफिल का एक ट्वीट पढ़ रहा था, उसका कुछ डिटेल कुछ यूं है कि पिछले चंद घंटों में हालात बदल गए हैं और ट्रंप के लिए सूरत हाल कुछ ज्यादा अच्छी नजर नहीं आ रही है। इसकी वजूहात यह है कि ईरान ने आज रात खलीजी ममालिक पर शदीद हमले किए, मुझे इसकी तवक्को नहीं थी।
نیو یارک ٹائمز نے بھی رپورٹ کیا کہ امریکی حکام نے کانگریس کو بند کمرے میں بریفنگ دیتے ہوئے اندازہ لگایا ہے کہ ایران کے پاس اب بھی اپنے بیلسٹک میزائل پروگرام کا تقریباً آدھا حصہ باقی ہے اور اس سے بھی زیادہ اس کی ڈرون صلاحیتیں موجود ہیں. اب بھی اسٹریٹ آف ہارمز بند ہے اور اگر ایران اسے مزید 3 ہفتے تک بند رکھنے میں کامیاب رہتا ہے تو عالمی منڈیاں اس دباؤ کی رپورٹ برداشت نہیں کر پائیں گی. ایرانی حکومت ابھی تک نہیں گری اور نیا رہنما پہلے سے زیادہ سخت گیر معلوم ہوتا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ کم شدت پسند متبادل شخصیات جنہیں امریکہ اقتدار میں لانے پر غور کر رہا تھا وہ حادثاتی طور پر مارے گئے. امریکہ نے صرف 5 دنوں میں 800 سے زیادہ انٹرسیپٹر میزائل استعمال کیے جن میں ایک کی قیمت $4 ملین ہے اور اس جنگ سے پہلے پینٹاگون کے پاس اپنی عالمی ذمہ داریوں کی دفاع کے لیے درکار انٹرسیپٹر کا صرف 1/4 وغیرہ تھا. اور اس میں اچھی خبر یہ ہے کہ جنگ شاید حکام کے اندازوں سے پہلے ختم ہو جائے. جیسے جیسے توانائی کی قیمتیں بڑھے گی اسلحہ کم ہوتا جائے گا اور خلیجی خطہ جلتا رہے گا. ڈونلڈ ٹرمپ کو جلد ہی اس جنگ سے نکلنے کا راستہ تلاش کرنا پڑے گا. جیسا کہ پہلے بتایا گیا کہ ایران کو جیتنے کے لیے صرف اتنا کرنا ہے کہ وہ اتنی دیر تک قائم رہے کہ اس کی جنگ کی قیمتیں ناقابل برداشت ہو جائیں. یہ بڑا زبردست آن دا ڈاٹ آن دا اسپاٹ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انالیسس ہے. دیکھنا یہ ہے کہ سینٹی پریویل کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے. بہرحال مہنگائی نے بہت سارے لوگوں کو پریشان کر رکھا ہے اور اس مہنگائی کے اندر یہ عمر چیمے جیسے لوگ اور پھر طلعت حسین جیسے لوگ اور راویان اور لونڈیل پاڑاز اینڈ ادر کمپنی وہ کیا کہتے ہیں کہ مزاحمتی گروہ کو تو پیٹرول کی قیمت بڑھنے پر تکلیف کا احساس ہونا نہیں چاہیے. مصائب تو جدوجہد کا حصہ ہیں اور ویسے بھی اگر اپنے رول ماڈل ایرانی لوگوں کی حالت دیکھیں تو ہماری مشکلات تو ان سے کم ہیں. یہ مطلب یہ احساس کی کمی کا نیکسٹ لیول میں پہلی دفعہ وٹنس کر رہا ہوں اور یہی حکومت کر رہی ہے اور یہی باقی لوگ کر رہے ہیں. میں آلریڈی بتا چکا ہوں کہ سہیل آفریدی صاحب کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے لیکن بہرحال ایک نوجوان لیڈر ہے, غلطیاں سب سے ہوتی ہیں, اگنور کرنا چاہیے. آگے چلتے ہیں, آپ نے میکسیمم کامنٹ بہرحال ضرور کرنے ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں فیصلہ کیا کیا گیا ہے خان صاحب کی فیملی کے اینڈ کے اوپر. ایک فیصلہ تو لندن کے اندر ہوا ہے اور اگلے 2 دن 72 گھنٹے بڑے امپورٹنٹ ہیں, وہ شام کے ولاگ میں شیئر کروں گا. لیکن جو خان صاحب کی فیملی ہے وہ اس وقت شدید غصے میں ہے, نہ صرف مرکزی قیادت کو لے کر بلکہ میری اطلاعات کے مطابق بین کے پی کے گورنمنٹ کو لے کر بھی کہ وہ خان صاحب کی رہائی کے لیے وہ کام نہیں کر رہے, وہ ایفرٹس نہیں اپیرنٹلی پٹ ہوتے ہوئے نظر آتے جو ہونے چاہیے تھے. خاص طور کے اوپر ان کی ہیلتھ کو لے کر ان کی آنکھ کی کنڈیشن کو نارملائز کر دیا گیا ہے کہ وہ ٹھیک ہے, بس ایسا ہی ہے. تو اس سچویشن کے اندر یہ فیصلہ کیا. اچھا, یہ فیصلہ کوئی سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کی جانب سے نہیں آیا, خان صاحب کی فیملی کا فیصلہ ہے کہ اگر یہ لوگ نہیں کرتے تو ہم اپنے اینڈ کے اوپر اسٹریٹ موومنٹ چلائیں گے. یہ میرے غیر مصدقہ ذرائع سے خبریں آ رہی ہیں, ہو سکتا ہے آگے چل کر کچھ ان کی اس کے اوپر ڈسکورس مزید ڈفرینٹ لیول کی ہو. لیکن بہرحال اب میں کچھ وائرل بیانات شامل کرنے لگا ہوں اس ڈسکلیمر کے ساتھ. اگر آپ کو میری بات بری لگتی تو معذرت, زیب لگتی تو انتہائی معذرت, اور زیب لگتی سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. یہ مریم اورنگزیب صاحبہ کے کچھ بیانات ہیں, ان کو ذرا غور سے سنیے گا. وہ کہتی ہیں کہ وقت کا تقاضا ہے کہ ہم بحیثیت قوم ہمت, جرت, دانائی, دور اندیشی, اجتماعی کاوش کا مظاہرہ کریں. ذرا ان کے جملوں پہ نپے تلے جملوں کے اوپر ذرا آپ نظر رکھیے گا, غور حضرات توجہ. وہ کہتے ہیں وقت کا تقاضا ہے کہ ہم بحیثیت قوم ہمت, جرت, دانائی, دور اندیشی اور اجتماعی کاوش کا مظاہرہ کریں. میڈیا, عوام, ہر خاندان نے اس بحران کے مقابلے میں اپنا کردار ادا کرنا ہے. آئیں ایک ثابت قدم کون بن کر اس چیلنج کا سامنا کریں. قومیں آزمائش کے وقت بچت اور کفایت کے اقدامات اٹھاتی ہیں. لخ لعنت ہے ایسے ارباب اختیار کے اوپر. میں ان کی بات نہیں کر رہا, ان جنرل ویسے اوورال وہ جو اپنی عیاشیوں کے اوپر کٹ نہیں لگاتے, عوام سے, میڈیا سے, عام معمولی متوسط طبقے سے اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھنے کی. وہ کہتے ہیں نا کہ بدترین ہے وہ وائز جو ممبر پر بیٹھ کر بھوکوں کو خدا کے احکامات کی اور صبر کی تلقین کرتا ہے. میں اتنا کہنا چاہوں گا, کیسے کر لیتے ہو یار, بہت ساری باتیں کی ہیں. نجم سیٹھی صاحب کہتے ہیں یہ فیصلے ان کے گلے پڑیں گے, یہ اپنی اوقات کی تیاری کر رہے ہیں سیاسی طور پر. نون لیگ کو احساس ہے کہ ان کا صفایا ہو رہا ہے اور یہ ویری ایپٹلی پوائنٹڈ آؤٹ. بہت ساری چیزوں سے میں ان کے اتفاق نہیں کرتا لیکن ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جو تیل اس وقت استعمال ہو رہا ہے یہ تو 2 مہینے پہلے خریدا ہوا تھا, ابھی 1 ماہ تو آسانی سے اسی ریٹ پر چل سکتے تھے, یہی کل سے ہم پیٹ رہے ہیں. یہ کسی کو سمجھ میں آ کے نہیں دے رہی, جبکہ ان کا بیگیج کسی نے نہیں اٹھانا, ان کی اس بے شرمی کا بیگیج کسی نے نہیں اٹھانا. ہو سکتا ہے کہ یہ ان کو دھکیلنے کا ایک راستہ ہو کہ جاؤ دفع ہو جاؤ, بہت تنگ کیا تم لوگوں نے. یہ کامران یوسف صاحب ہمارے دوست ہیں, وہ کہتے ہیں کہ حکومت چاہتی تو عوام کو کم سے کم تکلیف دے سکتی تھی لیکن انہوں نے تکلیف دینا مناسب سمجھا. یہ حالات ہیں. سائرہ بانو کہتی ہیں کہ وزراء, مشیر, سٹینڈنگ کمیٹیز, پارلیمانی سیکرٹریز, بیوروکریسی, ریٹائرڈ ججز جو رہ گئے ان سب کا پیٹرول مفت ہونا چاہیے نا, ختم ہونا چاہیے, لیکن وہ نہیں روکا گیا.
सब लोग कमेंट कर रहे हैं, औरिया साहब और बाकी लोग भी, मैक्सिमम कमेंट्स आपने दुआ में याद रखना है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।